अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि हम डिफरेंट ट्रांजिशन फेजेस पढ़ रहे थे, ट्रांजिशन के स्टेजेस पढ़ रहे थे। किसी भी मैटर को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं या विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर जो हीट से रिलेटेड चेंजेस आती हैं और वो अपनी ट्रांजिशन करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, हम ये चीजें पढ़ रहे थे। उसी चीज को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और उसको हम ग्राफिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं कि अगर मैंने ग्राफ के ऊपर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, ग्राफ के ऊपर उसको प्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीटिंग कर्व्स। अब इस तरह हम हीटिंग कर्व्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कूलिंग कर्व्स पढ़ेंगे। तो ये हीटिंग कर्व्स। अब हीटिंग कर्व्स क्या है? हीटिंग कर्व का मतलब ये होता है कि कोई भी एक सब्सटेंस, सपोज मैं मार्कर ले लेता हूं, कोई भी एक सब्सटेंस अगर मैं इसको हीट देता हूं एक खास मुद्दत तक, एक खास टाइम तक, तो उस टाइम में इसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। वो जो तब्दीली जिस पॉइंट पर रूनुमा होगी उसको मैं डिस्टिंक्ट रीजन कहूंगा। तो अगर वो डिस्टिंक्ट रीजन मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता हूं तो वो एक कर्व बनाएगा। तो चूंकि ये हीट रिलेटेड टॉपिक है, अगर मैं किसी सब्सटेंस को हीट दूं और उसमें वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो और उन तब्दीलियों को मैं जिस जगह पर वो तब्दीलियां आ रही हैं उन उन पॉइंट्स को, डिस्टिंक्ट रीजन्स को मैं मार्क करूं और फिर उनको आपस में कनेक्ट करूं, तो वो सारा बन जाएगा मेरे पास हीटिंग कर्व। आई थिंक थोड़ा तेज पढ़ा दिया, मैं थोड़ा सा आसान पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं किसी सब्सटेंस को हीट दूं कुछ खास टाइम के लिए, तो उस टाइम में उस सब्सटेंस के अंदर जो जो तब्दीलियां रूनुमा होंगी उस पॉइंट को मैं मार्क कर दूंगा, वो डिस्टिंक्ट रीजन कहलाएगा। उसके बाद मैं मजीद हीट देता हूं तो वहां उसी पॉइंट से उसके अंदर कुछ और तब्दीलियां रूनुमा होंगी। अब वो जो तब्दीलियां रूनुमा हुई जिस पॉइंट पर, वो एक दूसरा डिस्टिंक्ट रीजन कहलाएगा, उसको मैं मार्क कर दूंगा। मैं मजीद हीट दूंगा इस चीज को, वो उसी पॉइंट से आगे चलकर उसके अंदर कोई और तब्दीली आएंगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर टाइम, मैं उसको उस सब्सटेंस को टेम्परेचर दे ही जा रहा हूं, उसमें तब्दीलियां रूनुमा हो ही जा रही हैं। तब्दीलियां रूनुमा जिस जिस पॉइंट पर हो रही हैं उसको मैं मार्क करता हूं, उन डिस्टिंक्ट रीजन्स को, और एट द एंड मैं क्या करता हूं, उन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देता हूं। तो ये मेरे पास कहलाएगा हीटिंग कर्व। तो हीटिंग कर्व्स क्या होते हैं? हीटिंग कर्व शोज टेम्परेचर चेंजेस ओवर टाइम व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। ठीक है, इसीलिए इसको हीटिंग कर्व कहते हैं क्योंकि इसमें हीट इन्वॉल्व है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट रीजन्स। इसमें कुछ नुमाया खास रीजन्स पाए जाते हैं जिनको हम मार्क करते हैं और बाद में कनेक्ट करते हैं, इसीलिए ये हीटिंग कर्व कहलाता है। अब चूंकि हमने इस टॉपिक को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, इन तमाम चेंजेस जो आ रही हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उसको हम ग्राफ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं, यू बेटर नो कि हमारे पास उसमें मोस्टली मेजॉरिटी केसेस में, अदरवाइज तो 4 एक्सेस है, लेकिन मतलब एक एक्स पॉजिटिव, एक ये वाला हमारे पास एक्स पॉजिटिव है और वो वाला एक्स नेगेटिव, वो वाई पॉजिटिव एंड देन वाई नेगेटिव। चूंकि 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, लेकिन आसानी के लिए सादा अल्फाज में बताओ कि जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो हम उसमें 2 एक्सिस बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस कहलाता है। ये वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये y एक्सिस, और ये 180 डिग्री x एक्सिस। यहां तक तो आसान हो गया। तो मैंने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है y एक्सिस पे और फिर यूं x एक्सिस पे। y एक्सिस पे मैं टेम्परेचर को मेंशन करूंगा इन द फॉर्म ऑफ सेल्सियस एंड x एक्सिस पे मैं टाइम मेंशन करूंगा। मैंने ये मेंशन कर लिया। इसके बाद अब देखते हैं अलग अलग हीटिंग कर्व्स देखते हैं। अब देखें यहां से, अब हम यहां पे पढ़ते जाएंगे, यहां पर देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, बारी बारी विद स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब देखें पहला स्टेप होता है, सपोज ये मेरा कोई भी सब्सटेंस इस पॉइंट पर पड़ा हुआ है, इस जगह पर पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हीट देता हूं, इस सब्सटेंस को मैं हीट दे रहा हूं यहां से। तो इस पॉइंट को मैं कहता हूं सॉलिड फेज, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में ये यहां पर पड़ा हुआ है। सॉलिड फेज ए से बी तक। अब हो क्या रहा है जरा देखते हैं। मैं सब्सटेंस को हीट दे रहा हूं, जब मैं सब्सटेंस को हीट दे रहा हूं तो इसने हीट एब्जॉर्ब किया। हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो विग्रसली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या कहलाता है? सॉलिड फेज। अब जरा देखते हैं सॉलिड फेज ए टू बी। हीट इज एब्जॉर्ब, मैं इसको हीट देता हूं और ये हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस। अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब भी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है कि जब सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है
इसके पार्टिकल्स तेज तेज मूव करना शुरू कर देते हैं। The particles start vibrating more vigorously. इसके particles more vigorously vibrate करना शुरू करेंगे। आप देखिए कि पॉइंट A से पॉइंट B तक का जो फेज है वो सॉलिड फेज कहला रहा है, सॉलिड फेज कहला रहा है। ठीक हो गया। यहां से आगे अब दोबारा आगे चलते हैं। अब मेल्टिंग का पोर्शन स्टार्ट होता है। मेल्टिंग वाला पार्ट कौन सा है? B to C। ये है मेरे पास B से C तक, ये मेल्टिंग वाला पार्ट है। ठीक, क्या होता है इसमें? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह वो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन वो मेरी मजबूरी है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं लिखना तो चाहता हूं बहुत खुला खुला, बहुत ओपन करके और वाइड करके आपको लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो ये व्हाइट बोर्ड है इसी पर मुझे वो टॉपिक को किसी तरीके से फिट करना था। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैंने जस्ट उनका हाफ वर्ड लिखा है, तो मैं चूंकि बोलूंगा उसको तो आप वहां से समझ जाइएगा, क्योंकि अगर मैं फुल, इस तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर मैं फुल लिखता या कांस्टेंट वर्ड है फुल लिखता तो मेरे पास जगह नहीं बच रही थी। तो मेरी भी मजबूरी है, वो शहबाज शरीफ की तरह ना, मेरी भी मजबूरी है। तो लिखना नहीं चाहता था मैं हाफ वर्ड्स, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, आप इस मजबूरी को बस बर्दाश्त कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फेज है मेल्टिंग फेज। मेल्टिंग कौन सा है? B to C। B to C ये मेल्टिंग फेज है। क्या हो रहा है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यहां से यहां तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जो टेम्परेचर चेंज होना था वो सॉलिड फेज में हो गया। ये देखें, जो चेंज होना था सॉलिड फेज में हो गया। अब B से C तक वो चीज, क्योंकि इतना विग्रेसली वो उन पार्टिकल्स ने मूव करना शुरू किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनके बॉन्ड्स वीक हो गए और वो बहना शुरू हो गए, वो मेल्ट होना शुरू हो गए। टेम्परेचर चेंज नहीं किया, टेम्परेचर जो चेंज करना था वो हमने A से B में कर लिया, B से C में हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब जब टेम्परेचर ही नहीं बदला, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। तो जरा चेक करते हैं। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एब्जॉर्ब्ड हीट ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये IMF वो वर्ल्ड बैंक वाला IMF वाला नहीं है, ठीक है, ये IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, मैंने जस्ट एब्रिविएशन लिखा। सो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वो जो हीट यहां पे एब्जॉर्ब हुई थी वो इतनी एब्जॉर्ब हो चुकी है कि वो सॉलिड पार्टिकल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ओवरकम हो जाएंगी, यानी कमजोर हो जाएंगी। और कमजोर होने से क्या होगा? वो पार्टिकल्स स्टार्ट्स मेल्टिंग। जो यहां पर हीट एब्जॉर्ब हुई थी A to B में, तो वो हीट इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इसके बॉन्ड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको कमजोर कर देगी। इतना कमजोर कर देगी कि ये प्लास्टिक बहना शुरू हो जाएगा। इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। ठीक है, द पार्टिकल स्टार्ट मेल्टिंग विदाउट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। इसीलिए आप देखें यहां पर B से C ये जो मेल्टिंग हुआ है, आप देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। सिर्फ एक चीज बदली है, वो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स चेंज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है। तो वो देखा यहां पे लिखा है हमने, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी जो कि टेम्परेचर रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो हमने लिखा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एब्जॉर्ब्ड हीट ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स ने मेल्ट होना शुरू कर दिया बगैर किसी काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली के। इस प्रोसेस को, ये जो हीट जो उसने स्टार्ट में एब्जॉर्ब की थी और आगे जाकर उसने उन पार्टिकल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक कर दिया और वो चीज मेल्ट होना शुरू हो गई, तो इस को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। तो आपने यहां पर आंसर ये देना है कि वो जो एब्जॉर्ब्ड हीट थी A to B में, वो मेल्टिंग फेज में वो हीट कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, लेकिन उस एब्जॉर्ब्ड हीट की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ये कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप समझ आ गया होगा। थोड़ा तेज तेज पढ़ा रहा हूं, लेकिन आई होप समझ होगा। आप दोबारा देखें, दोबारा नहीं समझ आए तो मैं फिर एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो हमने A to B सॉलिड फेज पढ़ लिया, हमने B to C मेल्टिंग वाला पार्ट पढ़ लिया, उसमें क्या एनर्जी चेंजेस आए ये भी पढ़ लिया। ठीक हो गया।
अब आते हैं हम लिक्विड फेज पे। अब यहाँ पर चीज जनाब लिक्विड हो गई है। अब ये वाला जो C to D है ये लिक्विड है, C से D तक। तो लिक्विड फेज C to D क्या हो रहा है देखते हैं यहाँ पर। अब जाहिर बात है कि कर्व ऊपर जा रहा है। जब भी देखें यहाँ पर कर्व ऊपर जा रहा था तो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया था उस सब्सटेंस का और उसने वो हीट एब्जॉर्ब किया था। यहां पर भी देखें कर्व ऊपर जा रहा है। कर्व ऊपर जाने का क्या मतलब है कि यहां पर अब ये जो मेरे पास ये जो चीज मेल्ट हो गई है, मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है, यहां पर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इसका मतलब है वो चीज हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि मैं हीट दे ही से ले रहा हूं कि वो एब्जॉर्ब करे। तो जरा पढ़ते हैं सी से डी तक ये जो लिक्विड फेज है इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर हमने क्या किया है। लिक्विड फेज सी टू डी, लिक्विड फेज सी टू डी। अब जरा देखते हैं क्या होता है। टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पार्टिकल्स फर्दर इंक्रीजेज। टेम्परेचर ये जो मेल्ट हो रहा है यहां पर मेल्टिंग हुआ है, मेल्टिंग पार्टिकल्स की टेम्परेचर फर्दर आहिस्ता आहिस्ता देखिए इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। एज इट कंटिन्यूज टू एब्जॉर्ब हीट। क्यों? क्योंकि यहां से टेम्परेचर अब इंक्रीज हो रहा है तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, मोर हीट एब्जॉर्ब करेगा। एक चीज पिघलना शुरू हो गई है, वो हीट मजीद एब्जॉर्ब करी जा रही है, पिघलती जा रही है, मजीद हीट एब्जॉर्ब करती है, पिघलती जा रही है, तो आगे जाकर उसने क्या बनना है, लिक्विड ही बनना है ना, लिक्विड फेज। इसीलिए इसका नाम भी लिक्विड फेज है। तो आप देखें कि टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पार्टिकल्स फर्दर इंक्रीजेस एज इट कंटिन्यूज टू एब्जॉर्ब हीट। वो हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है। क्या होता है, हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स फर्दर इंक्रीजेस। जब हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है, हम टेम्परेचर तेज कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, पार्टिकल्स जनाब मजीद लिक्विफाई या मेल्ट होने की तरफ जा रहे हैं, तो जाहिर बात है काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी ना। इसीलिए लिखा है कि हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स फर्दर इंक्रीजेस। क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं। याद है यहां पर हमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई थी, वहां पर तो कांस्टेंट था, यहां पर जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई थी वो चीज अगले फेज में चली गई। यहां पर भी ऐसे ही है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स फर्दर इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, मजीद होंगे, क्या होगा उससे, causing them to move rapidly, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स दिस मूव करना शुरू कर देंगे, बॉन्ड्स उनके वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक चीज मेल्ट हो रही है और उसके बॉन्ड वीक होते जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर हम दिए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो चीज बॉयल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेल्ट होते वक्त वो लिक्विफाई तो हो रही है, अब वो चीज मजीद बॉयल होना शुरू हो जाएगी। तो देखें सी से डी तक ये लिक्विड फेज था, सी से डी तक वो चीज जो मेल्ट हो रही थी हमने उसको इतना टेम्परेचर दे कि वो मेल्ट होते होते वो सारा लिक्विड बन गया, सी से डी तक लिक्विड बन गया हमारे पास। अब वो लिक्विड तो चूंकि बन गया, अब आगे देखते हैं कि आगे, क्योंकि टेम्परेचर तो हमने दिया था, हमने उसको हीट एनर्जी दी थी, टेम्परेचर उसका इंक्रीज हुआ था, उसने वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया था, तो क्या होगा, ठीक है, वो याद रखिएगा। अब बॉइलिंग फेज स्टार्ट है, यहां पर हमने टेम्परेचर दिया था ना, तो वो टेम्परेचर इसने एब्जॉर्ब कर, देखते हैं टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सा है बॉइलिंग, डी टू ई, डी से ई तक, ये है बॉइलिंग, डी से ई तक बॉइलिंग, बॉइलिंग डी टू ई। देखते हैं टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां पर हमने टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदला, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब याद रखिएगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, ऐसे ही है ना। ये देखें हमने कहा ना कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, आगे देखेंगे। ये देखें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट डी टू ई, तो काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या लिखा है, कांस्टेंट, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी यहां पर। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक हो गया। Absorbed heat is used to overcome intermolecular forces of liquid particles। यहां पर जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी, अब वो लिक्विड पार्टिकल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, जो बॉन्ड्स बनाए थे उन्होंने, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको मजीद वीक कर देगा, ठीक है। तो एब्जॉर्ब हीट ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स को मजीद कमजोर कर दिया। जारी बात है पहले स्ट्रॉन्ग थे, यहां पर स्ट्रॉन्ग से आहिस्ता 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 बहना शुरू हो गए। अब इतना बह गए, इतना टेम्परेचर हमने लिक्विड फेज में दिया कि वो बॉयल होना शुरू हो गए, उनके पार्टिकल्स मजीद मूव करना शुरू हो गए हैं। द पार्टिकल्स स्टार्ट टर्निंग इनटू गैस विदाउट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी।
यानी इस लिक्विड फेज के बाद जब ये बॉइलिंग वाला फेज आया तो डी से ई तक चीजें बॉयल होना शुरू हो गई, और इतना बॉयल होना शुरू हो गई कि वो आगे जाके गैस फेज की तरफ मूव करना शुरू हो गए, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गए हैं। तो द पार्टिकल्स स्टार्ट टर्निंग इनटू गैस। अब वो जो बॉइलिंग पार्टिकल्स थे वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, लेकिन हमने टेम्परेचर दिया नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। देखिए हमने स्टार्ट में कहा था कि टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, इसकी वजह से क्या होगा, विदाउट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स थे उन्होंने गैस बनना शुरू किया विदाउट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एग्जाम में आ सकता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। इसके बाद हमारे पास एक गैस फेज है। अब चूंकि हमने डी टू ई चीजों को बॉयल किया, बॉयल हो रहे थे क्योंकि लिक्विड फेज से उन्होंने एनफ टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लिया था, तो यहाँ पर बॉइलिंग हुआ डी टू ई। अब यहाँ के आगे हमारे पास गैस फेज है, ई से ऑनवर्ड, तो हम गैस फेज को पढ़ते हैं। गैस फेज में आप देखें उसका कर्व ऊपर जाता जा रहा है, इसका मतलब है टेम्परेचर यहाँ पे हम बढ़ाएंगे। अब देखें कि टेम्परेचर ऑफ गैस फर्दर इंक्रीजेस, क्यों, कर्व ऊपर जा रहा है, तो टेम्परेचर ऑफ गैस फर्दर इंक्रीजेस, इंक्रीज हुआ, ठीक है, टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, द एब्जॉर्ब्ड हीट फर्दर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स। जितना मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं गैस फेज में पार्टिकल्स का, उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, वो जितने पार्टिकल्स है वो इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे। जितना आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स मूव करना शुरू करते हैं विग्रेसली। तो देखें टेम्परेचर ऑफ गैस फर्दर इंक्रीजेस, द एब्जॉर्ब्ड हीट फर्दर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स। क्या होगा इससे, causing them to move even more rapidly। अब गैस में तो ऑलरेडी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, गैस पार्टिकल्स कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। गैस में तो आपको पता है कि जो स्पेसेस होते हैं बिटवीन द एटम ज्यादा होता है, एटम कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, और आपने ऊपर से उसको टेम्परेचर और दे दिया। अब टेम्परेचर और दिया तो इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब है क्या, कोई इधर जा रहा है गैस पार्टिकल, कोई उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो और ज्यादा रैपिडली वो मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ई ऑनवर्ड सारा गैस फेज है, ये मैंने लिखा हुआ, इसको समझ ले। एक लास्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व ये है, ये देखें, ये सब्लिमेशन कर्व है, स्ट्रेट लाइन। सब्लिमेशन हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी सॉलिड को इतना इनफ हीट दें कि वो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए इनटू गैस विदाउट पासिंग द लिक्विड फेज, वो लिक्विड फेज को क्रॉस किए बगैर गैस बन जाए, सॉलिड सब्सटेंस व्हेन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस स्टेट विदाउट पासिंग द लिक्विड फेज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। लेकिन इसके लिए बहुत हीट चाहिए। देखते हैं इसमें क्या होता है। इफ एनफ हीट एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू अ सॉलिड पार्टिकल्स, एनफ हीट हम प्रोवाइड करें सॉलिड पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा, द solids then directly converted into gaseous state, वो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे into the gaseous state, ठीक है। लेकिन वो एक फेज को क्रॉस कर देंगे लिक्विड वाले, लिक्विड फेज क्रॉस यानी लिक्विड से नहीं गुजरेंगे बल्कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनेगा, लिक्विड स्टेट नहीं होगा, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, ठीक हो गया। इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन कर्व ऑन द ग्राफ, इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक भी है लेकिन मजे का टॉपिक भी है, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो देखी और पिछली वीडियो में अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है कि मेल्टिंग के वक्त या बॉइलिंग के वक्त या गैसेस स्टेट में वेपराइजेशन के वक्त क्या क्या एनर्जी चेंजेस आती हैं पार्टिकल्स के अंदर ऑफ द सब्सटेंस, तो और उसमें किस वक्त काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, किस वक्त पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, अगर आपको वो पिछला टॉपिक क्लियर है तो ये टॉपिक आपके लिए यूं होगा ठीक है। सो हीटिंग कर्व्स हमने पढ़ा, हीटिंग कर्व्स में एक सब्सटेंस के अंदर क्या क्या चेंजेस रोनुमा होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम उसको कॉन्टिन्यूसली हीट देते हैं, और किस किस पॉइंट पर उसके अंदर चेंजेस आती हैं, वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को हम जब आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास एक हीटिंग कर्व बनता है, जिसमें हमने कुछ चीजें एक्स एक्सिस पे रखी, टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे रखा और टेम्परेचर जो हमारे पास है वो हमने वाई एक्सिस पे रखा। इसमें हमने ए से बी तक सॉलिड फेज था,
उसमें क्या क्या चेंजेस आई मैंने उधर भी मेंशन किया, इधर भी मेंशन किया। उसके बाद फिर मेल्टिंग हमने बी से सी का था, क्या चेंजेस आई हमने देखी। उसके बाद लिक्विड फेज है जो कि सी से डी तक है। इसके बाद बॉइलिंग फेज है जो कि डी से ई तक है। इसके बाद गैस फेज है जो कि ई से ऑनवर्ड है। और इसके बाद सब्लिमेशन कर्व है जो कि ये वाला स्ट्रेट लाइन है। इनमें क्या क्या चेंजेस रोनुमा हुए, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको यहां से देख के भी लिख सकते हैं, आप इसको अपने बुक्स में से देखकर भी लिख सकते हैं, जहां से भी आपको इजी लगे। मकसद है सिर्फ आपको समझाना। आप में से जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है वो बेशक ले लें। और आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बावजूद भी अगर आपको समझ ना आए तो हर एक कर्व, हर एक फेज, चाहे वो सॉलिड फेज है, लिक्विड फेज है, गैस फेज है, या इनकी स्टेट है, मेल्टिंग की या बॉइलिंग की या वेपराइजेशन की या सब्लिमेशन की, वन बाय वन अकेला अकेला भी मैं आपको ये समझा दूंगा। अभी चूंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड पे स्पेस कम थी तो इसलिए मैंने थोड़ा गुचू मुचू करके, करीब करीब करके, छोटा मोटा करके लिख के आपको समझाना था। तो आई होप सो समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक अनदर वीडियो जस्ट फॉर यू गाइज। आई वांट योर सेटिस्फेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।